आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कमल के फूल का भंवरा तो मियां ओवैसी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच का गठबंधन जब से टूटा है तब से शिवसेना किसी भी मौके पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ती है। शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सामना के संपादकीय में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की ओर से दिए गए बयान ने ओवैसी साहब और बीजेपी के बीच के रिश्ते की पोल खोल दी है और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बता दें कि शिवसेना ने साक्षी महाराज के उस बयान का बीजेपी पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था ओवैसी मियां की एमआईएम मुसलमानों की तारणहार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र है। आप सांसद संजय सिंह का दावा, यूपी में भाजपा और एमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी की प्रमुख पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के ही एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एमआईएम चुनाव लड़ेगी, एक एमआईएम योगी और एक एमआईएम ओवैसी के नेतृत्व में। कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे हम, कोविड काल के मुश्किल दिनों को याद कर भर आई पीएम मोदी की आंखें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शनिवार को शुरुआत हो गई। कोरोना काल में मुश्किल दिनों को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने महामारी के शुरुआती दिनों के संघर्ष को याद किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबकते हुए कहा कि कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। मोदी भरी हुई आंखों से कोरोना संकट के उस मुश्किल वक्त का जिक्र करते रहे जब भारत के पास कोरोना से लड़ाई का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मोदी ने सुबकते हुए कहा कि कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में देखा। चीन ने आगे बढ़ाई वैक्सीन कूटनीति, छेड़ा फाइजर के खिलाफ प्रचार युद्ध। अपनी जकार्ता यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मरसूडी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांगा ने कहा कि चीन इंडोनेशिया को वैक्सीन देने के अपने वादे पर कायम है। उन्होंने कहा कि दोनों देश कोविड-19 महामारी से उबर जाएंगे और आर्थिक विकास के रास्ते पर लौटने की बुनियाद डालेंगे। इंडोनेशिया में चीन में बने साइनोवैक वैक्सीन को लगाने का काम शुरू हो चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पिछले बुधवार को सबसे पहले ये वैक्सीन लगवाकर उसी समय इस अभियान की शुरुआत की जब वांगा इंडोनेशिया में मौजूद थे। विडोडो ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण जरूरी है। इससे हमें सुरक्षा मिलेगी ताकि हम आर्थिक विकास के रास्ते पर तेजी से लौट सकें। देश को जल्द मिल सकती है एक और वैक्सीन, स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। आज से देश में कोरोना के टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो गया है। वहीं कोरोना की एक और वैक्सीन बना रही कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। स्पुतनिक वी रूस द्वारा विकसित की जा रही कोरोना की वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है। डीसीजीआई ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि तीसरे चरण में 1500 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण पहले किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया में 200 से ज्यादा कंपनियां कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। राजस्थान गहलोत सरकार ने बढ़ाई नाइट कर्फ्यू की अवधि, रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी।
राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की चपेट से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसके बावजूद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एहतियातन प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। राज्य सरकार के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान लागू पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेगी। राजस्थान में सरकार ने इससे पहले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था। हार्दिक पांड्या के पिता का निधन, बड़े भाई कृणाल पांड्या ने बीच में छोड़ा टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक और कृणाल पांड्या के पिता का शनिवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद बड़ौदा की तरफ से सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खेल रहे कप्तान कृणाल पांड्या बायो बबल छोड़कर घर के लिए रवाना हो गए। बड़ौदा क्रिकेट संघ के CEO शिशिर हंतगड़ी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कृणाल ने बायो बबल छोड़ दिया है। यह एक व्यक्तिगत त्रासदी है और बड़ौदा क्रिकेट संघ हार्दिक और कृणाल के इस दुखद समय में साथ खड़ा है। बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत, सेट के बाहर ही हुआ ये भयानक हादसा। रियलिटी शो बिग बॉस 14 की टैलेंट मैनेजर पिस्ता धाकड़ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनका एक्सीडेंट तब हुआ जब वो सेट से बाहर निकल रही थी। पिस्ता धाकड़ अपनी प्रोडक्शन कंपनी एंडेमोल शाइन इंडिया के साथ एक टैलेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। सलमान खान और बिग बॉस के फैंस के लिए यह दुखद खबर है। स्पॉट बॉयज की खबर के अनुसार बिग बॉस के सेट से पिस्ता धाकड़ और उनके साथ एक और कर्मचारी सेट से बाहर निकल रहे थे। अचानक दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और पिस्ता धाकड़ की डेथ हो गई। इस दौरान सलमान खान सेट पर ही थे। बताया जा रहा है कि वीकेंड का वार की शूटिंग खत्म होने के बाद पिस्ता धाकड़ अपनी असिस्टेंट के साथ एक्टिवा पर अपने घर के लिए निकली थी। कोरोना वायरस को हराने में जुटे जो बाइडेन 10 करोड़ टीके लगाने की है तैयारी। अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने की उनकी प्रारंभिक योजना में अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 10 करोड़ अमेरिकियों को कोविड-19 टीका लगाना शामिल है। बाइडेन ने कहा कि इस नए प्रयास में पूरे राष्ट्र को एकजुट किया जाएगा और टीकाकरण, जांच और प्रकोप से निपटने के अन्य उपायों के लिए संघीय कोष से अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने शुक्रवार को कहा, आप लोगों से मेरा वादा है, हम इस अभियान से इस प्रकोप को संभालेंगे। विरोध के बाद झुका व्हाट्सएप, नई शर्तों और नीति को स्वीकार करने के लिए तय 8 फरवरी की डेडलाइन टाली। आलोचना और विरोध का सामना करने के बाद इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपनी नई डेटा शेयरिंग पॉलिसी को फिलहाल टाल दिया है। दरअसल नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा था, जिसकी वजह से यूजर्स का व्हाट्सएप डेटा फेसबुक से भी शेयर किया जाता। व्हाट्सएप पर फेसबुक का पूरा स्वामित्व है। नीति से परेशान होकर यूजर्स उनकी प्रतिद्वंदी एप्लीकेशन टेलीग्राम और सिग्नल पर शिफ्ट हो रहे थे। नई शर्तों और नीति को स्वीकार करने के लिए तय 8 फरवरी की अंतिम तारीख को व्हाट्सएप ने फिलहाल टाल दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि वह प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर यूजर्स के बीच फैली भ्रामक जानकारियों को दूर करेगा। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।